हेलो हाय दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि यह वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर डायग्राम के बारे में बताएँगे। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। इसके लिए हमने 3 से 4 प्रश्नों का सेटअप बनाया है, उसी के आधार पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर डायग्राम को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा देना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले पिकअप या ऑन होता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमको कब पूछे जाते हैं, जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, या हम कहीं गल्फ़ कंट्री में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, तब हमको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इंटरव्यू लेने वाला अच्छा नॉलेज रखता है, तो अगर आपका अच्छे से इंटरव्यू लेना चाहेगा तो आपको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा के पावर डायग्राम से इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले पिकअप होता है। मीन्स पिकअप मतलब होता ऑन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, यदि किसी कारणवश स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक ही साथ पिकअप या ऑन हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन जैसा है कि ओवरलोड रिले होने के बावजूद भी, मतलब सर्किट में ओवरलोड रिले लगने के बावजूद भी हम MPCB या फिर MCCB ब्रेकर को अलग से क्यों लगाते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये होता है कि डेल्टा कनेक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि मोटर टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट होने वाले फेस वायर आपस में एक्सचेंज हो जाए तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त क्या होगा। इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। अगर इंटरव्यू लेने वाला पूछे कि इन तीनों कॉन्टेक्टर, मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में यूज होने वाले तीनों कॉन्टेक्टर में सबसे पहले कॉन्टेक्टर किसका पिकअप होता है, तो उस वक्त आप लोग का आंसर होना चाहिए, उस वक्त सबसे पहले हमारा कौन सा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है, सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होना चाहिए। स्टार कॉन्टेक्टर के जस्ट पिकअप होने के कहने के मतलब मिली सेकंड के बाद फिर कौन सा कॉन्टेक्टर पे पिकअप होता है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। अब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया और मेन कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया। मोटर हमारी स्टार में चल रही है। अब 10 से 12 सेकेंड टाइमर सेटिंग जो रहता है, जो डेल्टा में कन्वर्ट करता है, 10 से 12 सेकेंड के बाद हमारा जो स्टार कंडक्टर है, स्टार कंडक्टर हमारा स्टार कंडक्टर ड्रॉप होता है। स्टार कंडक्टर ड्रॉप का मतलब समझते हो कि ये ऑफ होता है। जब ऑफ होता है तो उस वक्त मेरा ये डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है तो मोटर हमारी डेल्टा में कनेक्ट होकर प्रॉपर हमेशा कंटिन्यू के लिए चलती रहती है। बराबर, ये आपको लोग को समझ में आया। ओके, अब ये बात होती है कि सर इस पे क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमको आप ये बताएं कि सबसे पहले हमारा स्टार कंडक्टर पिकअप होने का रीज़न क्या है। मतलब स्टार कंडक्टर ही पिकअप क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न तो कुछ हो सकता है ना, ज़रूर हो सकता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो हम आप लोग को ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं, स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होने का सबसे बड़ा ये रीज़न होता है, यदि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर नहीं पिकअप हो रहा, पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ। आप लोग कनेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं कि मेन कॉन्टेक्टर किया, उसके बाद यदि मेरा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो रहा है, तो जब यहाँ स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ तो यहाँ पर स्पार्क होगा। यहाँ पर इस स्पार्क से बचने के लिए पहले हम क्या करते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर को पिकअप कराते हैं। स्टार कॉन्टेक्टर जैसे पिकअप हो जाता है, यहाँ पर तीनों बाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है, उसके बाद मेरा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। क्लियर, दैट्स क्लियर। आई थिंक ये प्रश्न आप लोग सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? दूसरा क्वेश्चन यह था, यदि किसी कारणवश स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक ही साथ पिकअप या ऑन हो जाए तो क्या होगा, बराबर। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर इसको हम पहले मिटा लेते हैं, तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा कहने का मतलब, आप लोग यहाँ पर कनेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग यह पाएंगे कि ये जो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस, ये किस कहाँ से कनेक्ट है? डेल्टा के जस्ट नीचे से कनेक्ट होकर स्टार हमारा लिया गया है। अब ये बताइए, यदि कि किसी कारणवश अगर डेल्टा और स्टार एक साथ पिकअप हो जाए तो 440 नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये आर फेस और वाई फेस एंड बी फेस, देखिए यहाँ से आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस, अगर किसी कारणवश ये पिकअप हो जाएगा, देखिए आर यहाँ से आया है, आर फेस मेरा यहाँ से गया है, आर वाई इधर से गया है, वाई बी इधर से गया है, दिख रहे हैं, बी इधर से गया है यहाँ। अगर तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाएंगे उस वक्त बहुत बड़ा धमाका होगा, 440 हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम कंट्रोल वायरिंग में इंटरलॉकिंग करते हैं। ऐसा इंटरलॉकिंग करते हैं कि जब मेरा स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप हो उस वक्त डेल्टा कॉन्टैक्टर को जाने वाली कॉयल को जाने वाली सप्लाई ओपन हो जाती है, मीन्स ब्रेक हो जाती है। और इसी तरह हमेशा कनेक्शन करते हैं। यदि जब हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होता है, जब मेरा ये डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होता है तो ऐसा कनेक्शन करते हैं कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के पिकअप होने से स्टार कॉन्टैक्टर के कॉयल को जाने वाली सप्लाई ब्रेक हो जाती है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है। यदि स्टार पिकअप होगा तो डेल्टा पिकअप नहीं होगा, यदि डेल्टा पिकअप होगा तो स्टार पिकअप नहीं होगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आप लोग जान ही गए हैं कि यह शॉर्ट सर्किट या 440 या बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब हम चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? ओवरलोड रिले होने के बावजूद, मतलब ओवरलोड रिले लगे होने के बावजूद भी हम मोटर के लिए अलग से एमपीसीबी और एमसीसीबी ब्रेकर क्यों लगाते हैं, बराबर, यही क्वेश्चन है। चलो हम आते हैं सीधा। देखिए यहाँ पर अभी हमारा कौन सा लगा है? एमसीसीबी। इसका मतलब होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अगर दूसरा हम लगा देते हैं, चाहे एमसीसीबी लगाएं या फिर एमपीसीबी लगाएं, इसका दोनों का लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो मेरी ओवरलोड रिले होती है, ओवरलोड रिले हमको किससे प्रोटेक्शन देती है? ओवर करंट से। यदि मोटर हमारी ओवरलोड हो जाएगी, यदि नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट कर मोटर लेने लगेगी, उस वक्त बाईमेटलिक स्ट्रिप पत्तियाँ गर्म होकर मुड़ जाती है, जो सर्किट को ओपन कर देते हैं। बाई कंट्रोल सर्किट के माध्यम से इस सभी सर्किट को बंद कर देती है, बराबर। तो ये मेरी जो ओवरलोड रिले है, यह सिर्फ हमको ओवर करंट से बचाती है, शॉर्ट सर्किट करंट से नहीं बचाती। और शॉर्ट सर्किट से करंट से बचाने के लिए तो हमको ब्रेकर चाहिए ना। इस वक्त हमको एमपीसीबी या एमसीसीबी लगाना पड़ता है। यह एमसीसीबी हमारी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रकार के करंट से बचाता है। अब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के मन में ये ज़रूर सवाल आएगा कि सर हमारी जो ओवरलोड रिले है ये ओवर करंट से बचाती है, तो क्या शॉर्ट सर्किट करंट से नहीं बचाती? तो इसका जवाब है इन रेयर केस में बचाती है, बहुत इन रेयर केस में। कहने का मतलब ये होता है ओवरलोड हमारी
करंट किस पे हीटिंग में किस सिद्धांत में काम करती है? हीटिंग के सिद्धांत पे काम करती है। उसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है जब गर्म होती है तो मुड़ जाती है, मुड़ होकर कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है, बराबर। तब यदि जब हमारी मोटर पे लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोड पड़ रहा है, तो पहले मोटर हमारी 2 एम्पियर ली, उससे 4 एम्पियर ली, 5 एम्पियर ली, 6 एम्पियर ली, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस हिसाब से करंट ले रही है। तो हम मतलब मोटर पे जो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बायोमेट्रिक स्ट्रिप पत्तियाँ हमारी गर्म होते 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 मुड़ के सर्किट को ओपन करती हैं। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इंस्टेंटली मतलब अचानक 50 एम्पियर हो गया, आपका 50 एम्पियर हो गया, 100 एम्पियर हो गया, यहाँ तक करंट फ्लो होती है, उस वक्त हमारी बायोमेट्रिक पहुँच उतनी फास्ट एक्शन में काम नहीं कर पाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरलोड रिले हमको सिर्फ ओवरलोड करंट से बचा दे, शॉर्ट सर्किट करंट से नहीं बचा पाती। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, डेल्टा कनेक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि मोटर टर्मिनल बॉक्स में कांटेक्ट होने वाले फेस वायर आपस में एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा? यही प्रश्न है। आपस में एक्सचेंज हो गया तो प्रॉपर डेल्टा नहीं बन पाएगा ना? नहीं आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो हम आप लोग को डेल्टा का चित्र बना दे रहे हैं। एक बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, ये तीनों बाइंडिंग होगी। ये तीनों बाइंडिंग देखिए आपस में डेल्टा कैसे बना है। यदि हम इसको आर फेस दिए, बराबर, इसको हम वाई फेस दे दिए, और बचा इसको हम दे दिए बी फेस, बराबर। तो हमारा ये कौन है? यदि मेरा ये U1 है तो ये मेरा ये U2 है, बराबर। ये मेरा अगर W2 है तो ये मेरा W1 है, बराबर। यदि W1 है तो ये मेरा V2 है, तो ये मेरा V1 है, बराबर। अब हमारा कहने का मतलब सवाल ये है कि जो ये 6 वायर आ रहे हैं, 3 वायर ये आ रहे हैं, 3 वायर ये आ रहे हैं, यदि आपस में एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा? बराबर। तो देखिए हम एक्सचेंज करके आपको दिखाते हैं, अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये मेरा W1 है, ये मेरा V1 है, ये मेरा U1 है, बराबर। तो ये मेरा अगर W1 है तो ये मेरा W2 हो जाएगा, ये मेरा V2 हो जाएगा, ये मेरा U2 हो जाएगा, बराबर। अब कंसेप्ट कहता है ये है कि डेल्टा में प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस मिलना चाहिए। यदि हम यहाँ पर यदि हम B फेस दे दिए हैं, यहाँ पर हम Y फेस दे देते हैं, और यहाँ पर हम R फेस देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमको प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस में। अब बाइंडिंग अंदर कैसे होती है आप लोग ये तो जानते ही हैं, ऐसे होती है, ऐसे होती है। अब बताइए यदि हमारा ये जो U है इसको R मिला तो इसको U2 को कुछ दूसरा फेस मिलना चाहिए ना, तो इसको हम Y दे देते हैं, इसको हम Y फेस दे देते हैं। अगर हम अब देखिए अब V1 बचा, ये मेरा V1 है, अगर यदि V1 को Y फेस मिला है तो इसको हम B फेस दे देते हैं, बराबर। अब देखिए हमारा B है जो W1 है, W1 को हमारा कौन सा फेस मिला है? W1 को मेरा मिला है B फेस, तो हम तब अगर हमारा तो फिर इसको कौन सा फेस दे देंगे? हम इसको R दे देंगे। प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस मिल गए। देखिए देख रहे हैं, W1 को अगर मेरा B मिलना है तो W2 को R मिलना है, अगर V1 को Y मिलना है तो V2 को B मिलना है, यदि U1 को R मिल रहा है और U2 को Y मिल रहा है, तो ये मेरा डेल्टा का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, बराबर। ये देखिए, अब ये देखिए बराबर समझ में आया। अब हमारा सवाल था अगर ये एक फेस किसी आपस में एक्सचेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? चलिए हम यहाँ पर एक्सचेंज करके दिखा देते हैं। नहीं, पहले एक्सचेंज करने से पहले हम लोग को कुछ और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये मेरा U1 है,
ये मेरा U1 है। इस U1 को यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। देखिए ये मेरा U1 है। इस U1 को कौन सा फेस मिला है? R। और मेरा ये V1 है। V1 को कौन फेस मिला है? मेरा Y। और ये W1 को कौन फेस मिला है? B। बराबर। W1 को मेरा B फेस मिला। अब देखिए, अब U1 को R मिला है तो W2 कौन मिलना चाहिए? जैसे हमारा देखिए यहाँ पर U1 है, U1 को R मिला है तो W2 को भी कौन सा मिलना चाहिए? R ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे R फेस मिल गया, यहाँ से आपस में स्टार्ट हो गया। बराबर, आपस में स्टार्ट हो गया कि नहीं? अब देखिए ये मेरा V1 है। यदि V1 इस वाले V1 देखिए, V1 को मेरा कौन सा फेस मिलना है? Y। अगर V1 को Y फेस मिला है, आप लोग यहाँ पर देखिए V1 को Y फेस मिला है तो U2 को कौन सा फेस मिलेगा? U2 को भी अपना Y फेस ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए U2 है ना, U2 को Y फेस मिल रहा है तो ये आपस में आकर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। समझ रहे? ये यहाँ से आपस में स्टार्ट हो गया। डेल्टा प्रॉपर बन रहा है। और रही बात तीसरा है तो तीसरा हम आप लोग को बता देते हैं। उसी तरह तीसरा है। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर मेरा W1 को मेरा V पीस मिल रहा है, ये देखिए W1 को मेरा कौन सा पीस मिल रहा है? ब्लू मिल रहा है। ब्लू मिल रहा है तो फिर यहाँ पर देखिए W1 को भी तो V2 को भी, ये V2 को ब्लू मिल रहा है। ये आपस में यहाँ पर स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो रहे हैं ना सब? देखिए यहाँ पर B, यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं ना, सब स्टार्ट हो गए। अब हमारा अगर ये फेस एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा? बराबर, हमारा सवाल यही था, एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा। हम आप लोग को यहीं पे एक्सचेंज करके दिखा देते हैं अगर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर हम बी फेस को हम यहाँ ना कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, आर की जगह कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? अब आप लोग देखिए होता क्या है। ये मेरा रेड फेस है, आर है, और ये मेरा कौन सा फेस है? देख रहे हो, ब्लू फेस है। यहाँ से आपस में यहाँ है तो क्या हो गया? ये दोनों यहाँ से मिलते हुए आपस में स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट हमारे का मतलब U1, ये U1 है, ये मेरा U1 है, और ये W2, इन दोनों को R फेस मिल जा रहा है। R फेस और B फेस। अब बताइए R फेस और B फेस अगर इसी एक ही बाइंडिंग पर आया है तो बाइंडिंग फेस आपस में स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। और जब स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। यही सब कंसेप्ट है कि ये कभी भी आपस में एक्सचेंज हो जाए तो स्टार्ट हो जाएगा। और यही कारण होता है कि जब हम कभी प्लांट में रहते हैं कि मोटर हमारे स्टार में तो चलती नहीं, डेल्टा में आते ही तुरंत में मोटर ट्रिप हो जाती है। इसका रीज़न यही होता है कि प्रत्येक बाइंडिंग को से देखिए, यदि हम यहाँ पर एक फेस को एक्सचेंज कर देते हैं, अगर इस आर के जगह पे हम इस आर के जगह पे वाई कर देते हैं और इस वाई की जगह पे हम आर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। ये मेरा U1 है, U1 बाइंडिंग, और ये U2 बाइंडिंग, दोनों इस एक ही बाइंडिंग को ये आर यहाँ से भी मिलने लगा, आर यहाँ से भी मिलने लगा। आर मिल रहा है मतलब इस दोनों बाइंडिंग को एक ही फेस मिल रहा है। जब एक ही फेस किसी भी कॉइल को या किसी भी सर्किट को एक फेस मिले तो वह सर्किट काम नहीं करती। तो ये जब इसको आर फेस, दोनों तरफ से आर फेस ही मिलेगा, ये बाइंडिंग मेरा वर्क नहीं करेगी। हमारी दो बाइंडिंग वर्क करेगी। दोनों बाइंडिंग में जैसे आप यहाँ देखिए, ये W1 को मेरा V फेस मिल रहा है और W2 को मेरा कौन सा फेस? अभी ये आर फेस नहीं मिल रहा है, अभी ये Y फेस मिल रहा है। जब W1 को मेरा V फेस मिल रहा है और W2 को Y फेस मिल रहा है तो ये मेरी बाइंडिंग वर्क कर रही है। इसी तरह मेरा ये V2 है, इसको Y फेस मिल रहा है और V2 को B फेस मिल रहा है, ये भी मेरी बाइंडिंग वर्क कर रही है। लेकिन ये हमारी R वाली बाइंडिंग जो U1 है और U2 बाइंडिंग, ये मेरी बाइंडिंग वर्क नहीं कर रही कि इसको एक ही फेस मिल रहा है। इस कंडीशन में हमारी मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेगी और तुरंत ट्रिप हो जाएगी। मोटर में नहीं तुरंत ट्रिप, क्योंकि डेल्टा प्रॉपर नहीं मिलेगा, मोटर हमारे तुरंत ट्रिप हो जाएगी। आई होप अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमको एक मोटिवेशनल मिले, हमको और मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग के सामने पेश करते रहें। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।